गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिल गुप्ता आप लोगों का अपने चैनल द एक्सिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में समूह के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में इन्हें ग्रुप हम कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम लोग आवर्त और इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, परमाणु देखिए, परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए के एल एम एन 4 सब कक्ष में हम लोग डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, अब परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र 2n² का प्रयोग करते हैं। यानी कि यदि हम लोग कह दें कि के एल एम और एन कुल कितने कक्षा हैं हमारे? 4 हैं। ठीक है, कक्ष की संख्या 4, 1 2 3 4। तब हमें ज्ञात करना है कि के कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, के कक्ष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? यदि के बराबर n मान लेते हैं, के कितना मान लेते हैं? n। अब देखिए, ये के मान लीजिए हमको के में ज्ञात करना है, के में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो अब के किस नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर है। तो फर्स्ट नंबर पर है तो के यानी कि n के स्थान पे हमको कितना लिखना है? 1 लिखना है। तो 2n² हमारा फार्मूला हो गया और n के स्थान पे कितना रखना है? 1। तो 2 गुणते 1 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। के क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, सेकंड नंबर एल का देखते हैं। तो एल का हम लोग देखेंगे तो यहां पर भी लिखेंगे 2n², तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि n दूसरे नंबर पर, एल दूसरे नंबर पर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। इट्स राइट। अब तीसरे नंबर पे क्या है? यम है, यानी कि यम के कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि 2n का स्क्वायर, मेरा फार्मूला तो यही होगा, तो 2 इंटू n के स्थान पर 3 कर देंगे, 3 के स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से हम ज्ञात कर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगला नंबर क्या है? चौथे पर 2n² कर लेंगे तो 2 गुणते 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो 2 गुणते 16 हो जाएगा, इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, बस फार्मूला लिखिए और किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो अब हमें आगे पढ़ना है कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति क्या है। ठीक है, प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति के अंतर्गत हमें संयोजकता पढ़ना है, परमाणु का आकार पढ़ना है। ठीक है, तो या इतना तो समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में खड़े हुए हैं, आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसे रफ कर देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि तत्वों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, तत्व कौन कौन से कार्य करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हमें देखना है आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है, हम उसमें क्या क्या देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे कि संयोजकता। सर्वप्रथम को संयोजकता के बारे में पढ़ना है। दूसरा है परमाणु आकार, तीसरा धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, चौथा आयन है, और पांचवा अम्ल और क्षारीयता के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या पढ़ता है? संयोजकता। क्या पढ़ना है? संयोजकता। तो संयोजकता देखिए क्या होता है, किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
पर निश्चित होती है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं क्लोरीन, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 2 2 4 4 6 10 दोबारा 5 17, यानी कि लास्ट में हमारा 3p5 आ गया, यानी कि p पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन हम ये जानते हैं कि p पर होते कितने हैं, 6। आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि एसपीडीएफ के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो में सर्च कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो p पर पावर 6 होता है, यहाँ पर कितना है 5, तो p पर 6 - 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई 1। ठीक है, तो लास्ट कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या हमारी बतलाएगी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी यहाँ पर 2 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे 2 संयोजकता हो जाएगी, तब भी 6 में से घटाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यदि लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 कितना 1 2 3 आ जाए तब तो यह 1 आएगा तो 1, 2 आएगा तो 2, 3 आएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि 6 7 8 फिर 5 ये सब संख्या आएंगी 6 5 6 7 आएंगी तो क्या करेंगे लास्ट कोष में, जैसे कि p पर 6 होता है, हमारा आ गया 5, तो 6 - 5 कर दिए तो हमारा आ गया 1, संयोजकता कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यदि लास्ट में 6 7 आ गया, ठीक है 6 आ गया और हमको लास्ट में आया ना यहाँ पर 4 आ गया, p पर कितना आ गया 4। अब हमें क्या करना है, इसकी संयोजकता तो 4 हो नहीं सकती है, तो p 6 - 4 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा परमाणु का आकार, यानी परमाणु आकार। तो परमाणु आकार से परमाणुओं की त्रिज्या का पता चलता है, यानी कि परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा उसकी त्रिज्या भी उतनी बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम त्रिज्या के बारे में आप लोग बताते हैं कि त्रिज्या होता क्या है। देखिए त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा में 2, यानी कि कोई स्फेरिकल है हमारा तो इसके केंद्र से ये पूरा हमारा क्या हो गया व्यास, क्या हो गया व्यास। अब इसकी आधी दूरी हमारी क्या कहलाएगी त्रिज्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिज्या और व्यास में क्या अंतर होता है, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा में 2। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, यदि हाइड्रोजन का हम लोग देखें तो उसकी परमाणु की त्रिज्या 37 पैरामीटर होता है, 37 पैरामीटर होता है, जिसे हम लोग पिकोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग 1 पिकोमीटर बराबर, देखिए 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। ये आप लोगों को यदि ये नहीं आ रहा होगा तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं की त्रिज्या सदैव घटती रहती है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का साइज भी क्या होता है सदैव बढ़ता रहता है, यानी ऊपर से नीचे जब भी हम लोग ऊपर से अप टू डाउन मूवमेंट आएंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो परमाणुओं की त्रिज्या क्या होगी बढ़ती होगी। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस प्रकार से जब हम लोग नीचे आते रहते हैं तो इस प्रकार क्या होगा बढ़ता रहेगा। ठीक है, फेरेडियम, इस प्रकार से 7 क्या होते हैं तत्व एक आवर्त में होते हैं। ठीक है, 1 3 11 1 3 11 19, इसके बाद इसका होता है 37, इसका हो जाएगा आपका 59,
और इसका 91, इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हमें पढ़ना है धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक और अधात्विक गुण किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं संयोजकता और परमाणु का आकार। तो देखिए, हम लोग धात्विक और अधात्विक गुणधर्म में हमने ये देखेंगे कि आवर्त सारणी में किस साइड धात्विक गुण शो करता है और किस साइड अधात्विक गुण शो करता है। ठीक है, तो देखिए आवर्त सारणी में बाईं ओर धातु, किस साइड, बाईं ओर धातु तथा दाईं ओर अधातु उपस्थित होते हैं। इस आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जो धातु तथा अधातु को विभाजित करती है, अलग अलग करती है। इस रेखा में आने वाले, यानी कि इस रेखा में जो भी तत्व आते हैं उससे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे कि बोरान आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम जैसे तत्व क्या होते हैं कि इस उपधातु के अंतर्गत आते रहते हैं। यही सब सारे तत्व क्या करते हैं कि अधातु को अलग करते हैं और धातु को अलग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हीं को हम लोग अर्धधातु भी कहते हैं और उपधातु भी कहते हैं, ध्यान देना है। यदि कोई आपसे पूछ दे कि अर्धधातु क्या होता है तो आप लोग बताना है कि उपधातु तथा अर्धधातु क्या होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। तथा ये जो होते हैं यानी उपधातु जो होते हैं ये विद्युत धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं ओर बढ़ता है, अप डाउन यानी कि अपराइट मूवमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, हम लोग इस साइड से इधर जाते हैं या इधर आते हैं, दो मूवमेंट हो गया। यानी कि नंबर 1 से दाएं साइड जाना और ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो सबसे पहले इस साइड जो इधर से इधर कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक, तो ये होता है हमारा आवर्त। कितने आवर्त होते हैं, कुल 7 आवर्त होते हैं। और समूह कितने होते हैं, 18 होते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, यहां तक। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा धनात्मकता, यानी कि विद्युत धनात्मकता। धनात्मकता, अब इधर आने पर धनात्मकता जो होती है घटती है। ठीक है, क्या करती है, घटती है। लेकिन यही नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमारा होगा धात्विकता, यानी कि धात्विक, जो धात्विक गुण होते हैं वे क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए यहां पर भी है धात्विक, इधर आते हैं हम लोग तो ये भी घटती है। क्या करती है, घटती है। नीचे आते हैं तो बढ़ती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे बढ़ाएंगे। अब इधर से इधर आने पर ऋणात्मकता, क्या, ऋणात्मकता, इधर बढ़ती है, इधर क्या होगी, घटती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर घटेगी और दाएं से बाएं जाने पर बढ़ेगी, ये ध्यान देना है। ठीक है ना, अब देखिए अधात्विकता, ये सारे पॉइंट्स आप लोग इस प्रकार से बना कर यदि आप लोग करेंगे तो जल्दी आप लोग का याद हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आएंगे तो ये अधात्विकता क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे आएंगे तो घटेगी। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या होगा कि घटती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, याद करने के तरीकाएं क्या होते हैं, हम लोग अपना बदल सकते हैं। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता जो होती है इधर बढ़ती है, इधर घटती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी
आधुनिक आवर्त सारणी में जो भी टॉपिक हम लोग को देखना है, धात्विकता देखना है, धात्विकता देखना है, धनात्मकता देखना है, ऋणात्मकता देखना है, इलेक्ट्रॉनिक की पद्धति देखना है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस देखना, बहुत सारे ऐसे क्या हैं कि टॉपिक्स हैं जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक देख सकते हैं। अब देखिए कुछ मेंडलेव के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, हम उसको आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मेंडलीव ने आवर्त सारणी में खाली स्थानों को के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की। जैसे मेंडलीव ने आवर्त सारणी जब बनाए तो उस समय 69 सारे एलिमेंट्स है, 56 थे। तो उस समय क्या किया कि उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया और उन्होंने बताया कि अब जो तत्व आएंगे इन खाली स्थान पर फिक्स कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान सकते हैं ABCDEF, ABCDEF। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया ऐसे। अब तो यहां पर आ गया क्या, C आया तीसरे नंबर पे, तो यहां पर C अब भर दिया गया। तो इसी प्रकार से उन्होंने तत्वों को क्या खाली स्थान छोड़ दिया और उस तत्व के कहा कि अब भविष्य में जो तत्व आएंगे उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर यहाँ पर रख दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट का है, आवर्त सारणी में तत्वों को 18 समूह 7 आवर्त में रखे गए। ठीक है, क्या 18 समूह और 7 आवर्त में रखे गए। ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक उन्होंने बताया। कुल कितने ब्लॉक बताए? 4। ब्लॉकों की संख्या कुल कितनी थी? 4, जिसमें S, P, D और F 4 हुए, S, P, D, F। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉकों की संख्या कुल 4। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आयन। तो यहां पर आयन हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर धनकता क्या होती है? घटती है, जबकि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक है ना। और अम्लता क्षारीयता, तो वही बात हुई यहां पर, जैसे कि दाएं से बाएं जाने पर, ठीक है, अम्लीयता क्या होगी? अम्लीयता इधर आएंगे तो घटेगी, इधर क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है ना। यदि वह क्षारीयता देखें तो इधर बढ़ेगी और इस साइड क्या होगी? घटेगी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि आयन और अम्लीयता क्षारीयता के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।